वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोग को पता होगा कि पावर ग्रिड का एग्ज़ाम जो डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए जो आई थी वैकेंसी, उसका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है। उसका एग्ज़ाम का अभी डेट नहीं आया है, लेकिन ऐसा उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में भी नवंबर लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उस प्रिपरेशन में एक एडेड एडवांटेज देने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पावर ग्रिड में अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है पावर ग्रिड में, पहले क्या था कि सारे रीजन का अलग अलग सेपरेटली एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब क्या कि कम्युलेटिव एग्ज़ाम होता है। सारे रीजन मिला के एक ही दिन पेपर होता है और एक पेपर होता है। तो अब क्या है कि जो पहले ऑलरेडी एग्ज़ाम हो रखा है वो सारे पेपर को मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा, ताकि आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिले और एक आइडिया भी, रफ आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। उस तरह से आप प्रिपरेशन करने में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएंगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था 5 मई 2023 का एग्ज़ाम का पेपर है ये, ठीक है। और इसमें दोस्तों डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का पेपर। तो अब किस टाइप का क्वेश्चन आता है आप वन बाय वन करके आप देखिए, पता चलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पावर केबल में अधिकतर किस प्रकार के परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। तो अगर इसी को मैं इंग्लिश में बोलूं, हिंदी में क्वेश्चन, व्हिच टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज मोस्टली यूज्ड इन ए पावर केबल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे लिक्विड होगा। अब यहाँ पे दो टाइप का होता है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। अब सॉलिड कहाँ पे होता है दोस्तों, जैसे कि जितने भी हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में जो यूज़ करते हैं वहाँ पे लिक्विड यूज़ करते हैं, और जो पावर केबल होता है वो हाई वोल्टेज के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, लिक्विड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें सॉलिड में जो है, सॉलिड में जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं सॉलिड डाइलेक्ट्रिक में, उसमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन यूज़ करते हैं, जिसको XLPE कहते हैं। XLPE और PVC भी बोलते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये एग्जांपल के तौर पे अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि XLPE को क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, या PVC का, या अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया XLPE एंड PVC किस टाइप के पावर केबल में यूज़ किया जाता है, किस टाइप का है, सॉलिड है, गैस या लिक्विड है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको सॉलिड टाइप का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या क्या कंडीशन होता है। आइडियल मीन्स उसका इफ़िशेंसी, पहले तो जब भी आइडियल का केस होगा उसका इफ़िशेंसी क्या होगा, 100%। पहला ये होता है, जब इफ़िशेंसी 100% कब होगा, जब उसमें किसी भी टाइप का लॉस नहीं होगा, आइदर कोर लॉस नहीं होगा, कॉपर लॉस नहीं होगा, आयरन लॉस नहीं होगा, मैग्नेटिक लॉस नहीं होगा, वाइंडिंग रेसिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा या निगलिजिबल होगा। तो यहाँ पे इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, कोर लॉस नहीं होगा तो ये सही है। ऑल द फ्लक्स इज कन्फाइंड इन द मैग्नेटिक कोर, ये भी सही है। वाइंडिंग रेसिस्टेंस आर निगलिजिबल, ये भी सही है। मैग्नेटाइजिंग कर्व फॉर द कोर इज नॉन लीनियर, ऐसा नहीं है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर की जगह लीनियर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका कौन सा है, ऑप्शन 4। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कलर मोड। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब इसको कैसे आप निकालते हो, इसका मैं एक प्रोसेस बताता हूँ क्या है। which ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कलर कोड ऑफ रजिस्टर हैविंग इट्स रेसिस्टेंस इक्वल टू 68 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो पहले आपको कलर कोड याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो कलर कोड होता है उसका, सपोज करो एक कलर हो गया, उसके बाद यहाँ पे डिजिट आता है, उसके बाद आपका मल्टीप्लायर आता है, मल्टीप्लायर, उसके बाद आपका टॉलरेंस आता है, टॉलरेंस। तो कलर में क्या क्या आ जाता है, ब्लैक, उसके बाद ब्राउन आएगा, रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, उसके बाद येलो कलर आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू कलर आएगा, वायोलेट कलर आएगा, उसके बाद ग्रे आएगा, फिर वाइट आएगा। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा।
अब जैसे डिजिट क्या, तो डिजिट स्टार्ट करते हैं यहाँ 0 से काउंट स्टार्ट कीजिए। इसका 0, इसका 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, 6, 7, 8, 9। बस इतना आपको याद रखना डिजिट। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। मल्टीप्लायर क्या होता है, जितना डिजिट होता है उसका 10 टू द पावर 0 हो जाएगा। 10 टू द पावर 0, इसका 10 टू द पावर 1, इसका 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 होगा। उसी तरह सिमिलरली आप इसको कर सकते हो 10 टू द पावर 8, और ये हो गया 10 टू द पावर 9। जितना डिजिट है उतना पावर हो जाएगा 10 टू द पावर। और टॉलरेंस में जो है, टॉलरेंस सिर्फ इसका याद रखिए, जो सिल्वर होता है, सिल्वर और गोल्ड का, जैसे गोल्ड का टॉलरेंस जो होता है वो 5 होता है, और आपका सिल्वर का क्या होता है 10 होता है। अगर कुछ भी नहीं है, नन, मतलब अगर ये नहीं दिया रहेगा टॉलरेंस ±10%, यहाँ क्या है टॉलरेंस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखने से लग रहा है सिल्वर होगा। अगर नहीं कुछ रहेगा, टॉलरेंस कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या होना चाहिए 20, क्या रहेगा ±20, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप दे सकते हो 6 है, पहला डिजिट क्या है 6 है। 6 आप देखो क्या है, 6 क्या है, ब्लू कलर है। तो आप पहला डिजिट को तो एज इट इज़ लिख दोगे। 6 मतलब ब्लू कलर है, तो क्या आ जाएगा BLUE, ब्लू कलर। उसके बाद नेक्स्ट कलर क्या है 8। 8 किस में आता है, यहाँ पे देखो ग्रे में आता है। तो 8 आएगा तो कितना है 6, 8 है। तो 8 को आप कैसे डिनोट करोगे, 8 को क्या आप लिखेंगे ग्रे, ब्लू ग्रे आ गया। पहला 2 डिजिट जो है आपको लिख देना, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा नंबरिंग ब्लैक से लेके वाइट तक में, 0 से लेके 9 तक में। तो पहला जो डिजिट है 68 में 6 और 8 क्या, 6 पे ब्लू है और 8 पे ग्रे कलर है। उसके बाद जो ये जो डिनोट करता है किलो ओम, मतलब 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 इसमें कहाँ पे आ रहा है देख लो, ऑरेंज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है ±10%, तो सिल्वर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बी होगा, ब्लू ग्रे ऑरेंज सिल्वर। सपोज करो 6 8 की जगह अगर 7 8 रहता, 7 8 किलो ओम ±10%, तो 7 की जगह क्या आता, 7 देखो वायलेट, पहला वायलेट आ जाता है यहाँ पे, वायलेट, उसके बाद ग्रे, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद सिल्वर, इस तरह से आता है, ठीक है। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन लगभग जेई लेवल के जितने एग्ज़ाम हैं सब में रिपीटेडली आते रहते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेयर ओरिजिन बिटवीन ए क्लाउड एंड अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ 1 या मोर स्ट्राइक इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, तो लाइटिंग फ्लैश टू द अर्थ। क्या होगा, लाइटिंग फ्लैश टू द अर्थ। जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइटनिंग बोलते हैं, फ्लैश टू द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पे फ्लैश होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू वायरिंग के लिए गलत है। अब घरेलू वायरिंग के बारे में बोला है, तो घरेलू वायरिंग में कौन सा गलत है। इसमें पहला है लाइव वायर में 220 वोल्ट का उच्च विभव होता है, जबकि न्यूट्रल वायर में 0 विभव होता है। तो ये क्या है, ये सही है। अर्थ वायर आकार में काफ़ी मोटा होता है और तांबे का बना होता है, ये भी सही है दोस्तों। अर्थ वायर जो है काफ़ी मोटा होता है। ब्लैक वायर लाइव वायर है, रेड वायर न्यूट्रल है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और ग्रीन वायर अर्थ वायर है। देखिए ब्लैक हो या रेड हो, दोनों क्या होता है, लाइव वायर होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 वायरों का उपयोग किया जाता है, अर्थात लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें से कौन सा कथन घरेलू वायरिंग के लिए गलत है, तो गलत है मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। 6 है, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सीरीज कैपेसिटर इन द ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ पे देखिए सीरीज कैपेसिटेंस जो है ट्रांसमिशन फॉर द सीरीज कैपेसिटर इन द ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों जब भी हम सीरीज कैपेसिटर लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में,
तो क्या होता है उसका जो ओवरऑल रिएक्टेंस होता है क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होता है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज कर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जो हम लोग जो कैपेसिटेंस होता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि जो कैपेसिटेंस होता है शंट कैपेसिटेंस इज नेगलेक्टेड इन व्हिच ट्रांसमिशन लाइन, तो 4 ऑप्शन दे देगा, शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम। तो आप जो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपका रेशियो पूछ रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर का कितना रेशियो होगा जो कि क्या होगा, मोर इकोनॉमिकल होगा टू ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये ऑटो ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है लगभग 1 के आसपास होना चाहिए, लगभग 1 के आसपास। तो 1 के आसपास कौन सा है यहाँ पे, वोल्टेज रेशियो है 0.09, ठीक है, यही तो है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेशियो है 0.9। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, बस यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 1 होगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर का 0.9 होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि 2 गैर संदर्भ नोड्स के बीच इसमें एक डैश को जोड़ा जाता है तो वो एक सुपर नोड बन जाता है। जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, वोल्टेज सोर्स। पहले देखिए सुपर नोड को आप कैसे पहचानिएगा ये जानना जरूरी है, ठीक है। इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, इफ ए डैश इज कनेक्टेड बिटवीन 2 नॉन रेफरेंस नोड्स दे फॉर्म ए सुपर नोड, उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज सोर्स। अब इसमें जैसे कि सपोज करो कि कोई नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का एक रहेगा, एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है। इस तरह का सर्किट रहेगा। ये क्या है, करंट सोर्स है, I1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं I2, और यहाँ पे 0 R मान लेते हैं, रेसिस्टेंस R1, इसको R2, इसको R3, और यहाँ का जो वोल्टेज है माइनस प्लस V, और इसको मान लेते हैं V1 और इसको V2। तो इस टाइप का जो सर्किट रहेगा, इसमें देखिए सुपर नोड कौन सा नोड है, V1 और V2 क्या है, सुपर नोड है। तो इसको जब सुपर नोड का क्वेश्चन, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सुपर नोड पे, तो इसका पूरा कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच टाइप ऑफ नॉन लिनियरिटी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सिस्टम शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखिए आउटपुट दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, और ग्राफ क्या है। यहाँ पे इस टाइप का जब भी आएगा, देखो ये क्या है, डिड जोन है, डिड जोन। डिड जोन क्या होता है, डिड जोन में जो है दोस्तों, डिड जोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करो कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इनपुट क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हो, लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर व्हिच देयर इज नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोलते हैं, डिड जोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिड जोन। क्वेश्चन 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट द फीडबैक सिस्टम इन स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मशीन सिस्टम शोन इन द फिगर। तो इसमें दिया हुआ आपका देखिए क्या क्या है, डिजायर स्पीड दिया है, एम्पलीफायर, आर्मेचर, लोड, उसके बाद टेकोमीटर दिया हुआ, एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि स्पीड कंट्रोल के लिए DC मशीन में इसमें से कौन सा सोच, तो क्या है, फीडबैक एलिमेंट होगा, क्या है, टेकोमीटर। जो फीडबैक एलिमेंट होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा स्पीड कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ मेसेस इन द नेटवर्क। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया हुआ, आप देख सकते हो यार, मेस काउंट करना आप कैसे करें, इसमें कंफ्यूज मत कीजिए। मेस मतलब होता है कि एक क्लोज पाथ होना चाहिए, फिर उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक क्लोज पाथ, एक मेस ए हो गया ऐसे करके, ठीक है, दूसरा ए हो गया और तीसरा ए हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मेस है। अगर इसी में लूप रहता तो 1 2 3 होता, फिर इसको भी कंसीडर कर सकते, ये भी एक लूप है, 4 हो जाता, फिर इसको भी कंसीडर कर सकते, ये भी एक लूप है, 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेस के बारे में पूछा,
कितना नंबर ऑफ मेश है, तो आंसर 3 हो जाएगा। यहीं पे कितना नंबर ऑफ लूप्स है, तो आपको कितना 1 2 3 तो होता है, फिर इसको भी कंसीडर करते 4 हो जाता, फिर इसको पूरे को कंसीडर करते 5 हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से डील कर सकते हो। नेक्स्ट है ए 3 फेज 4 पोल 50 हर्ज इंडक्शन मोटर रन एट ए स्पीड दिया हुआ, द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय रोटर रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। तो विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बोला है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप सिंक्रोनस स्पीड निकाल लो। एन एस इक्वल टू आपको भी पता है 120 F/P होता है। 120 F फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ 50, पोल दिया हुआ कितना 4, तो इतना कितना आ जाएगा, लगभग 1500 RPM आ जाएगा। RPM मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। आपका NS निकल गया, तो रोटेटिंग फील्ड कितना होगा? रोटेटिंग फील्ड कितना हो जाएगा 1500 NS, और माइनस क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 1425, तो आंसर कितना हो जाएगा 75। यही आपका आंसर है। द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय रोटर रोटेट एट ए स्पीड ऑफ कितना होगा 75 RPM। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एन अल्टरनेटर है ए वोल्टेज कंप्लीट 80 साइकिल इन 2 सेकेंड्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स बाय टाइम। टाइम इन क्या? टाइम इन सेकेंड। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए। नंबर ऑफ साइकिल आपको दिया हो 80 साइकिल, और टाइम सेकेंड क्या है 2 सेकेंड में ही है, तो कितना हो जाएगा 40। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 40 हर्ज। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 40 हर्ज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में तो बिल्कुल मत गलत कीजिएगा, क्योंकि ये सब स्कोर बूस्टिंग यही सब क्वेश्चन करता है आपको एग्जाम में। व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड इंड्यूस्ड एडी करंट इन द हीटिंग एलिमेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्शन एंड हीट इज ट्रांसफर टू द बॉडी फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। जब भी इनडायरेक्ट इंडक्शन हीट मटेरियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन के कारण क्या होता है, हीट इज ट्रांसफ़र होता है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम, बहुत सिंपल है, e⁻⁻40 फॉर यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स से अगर आपको निकालना है यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स से, तो इसको आप कैसे कर सकते हो? सिंपल सा फॉर्मूला e⁻⁻40, तो इसका जो होगा 1/s+4 होगा, अगर आपको फार्मूला पता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। क्या होता है लेप्लास ट्रांसफर का e⁻⁻80 इक्वल टू क्या होता है 1/s+a। अगर यहीं l लेप्लास ट्रांसफर किसका निकालना e⁻+80 का, तो क्या हो जाता 1/s-a। अगर यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या है -4 है, तो क्या हो जाएगा 1/s+4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेप्लास ट्रांसफ़र आपको पता ही है क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जब एक डायोड व्युत्क्रम वोल्टेज से अधिक हो जाता है और फिर यह विफल होता है तथा व्युत्क्रम दिशा में अधिक धारा पारित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? भंजक बोलते हैं। भंजक को ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। मतलब इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है what is called when the diode exceeds the reverse voltage and then it fails and pass more current in the reverse direction, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वंजन, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पे दोस्तों है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय चैप्टर 4 अंडर रूल्स 29 to 46 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2000। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी रूल है 29 से 46 के बीच में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। तो जो 29 से 46 का जो है, इस रूल के अंदर क्या होता है? स्किल्ड लेबर। तो एक बार आप इसमें ये भी देख सकते हो, इस क्वेश्चन का नोट कवर्ड चैप्टर 4 के अंडर में है। और ये सब क्या है? मेंटेनेंस, कटआउट, इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्शन, ये सब इस रूल के अंदर होगा, लेकिन स्किल्ड लेबर इसके अंदर नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्किल्ड लेबर। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 जो है आप आराम से देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारा रूल है। मेंटेनेंस, कटआउट का है, इंस्टॉलेशन का, प्रोटेक्शन का है, उसमें क्या क्या आता है। जैसे प्रोटेक्शन में इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेजरमेंट क्या क्या होता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग क्या होता है,
फिर आपका इंटीग्रल टू इंश्योरिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड उसी में आएगा आपका, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जो जैसे भी हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, उसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड है। उसके बाद इसके अंदर एक चैप्टर 4 का इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल भी, उसको भी आप एक बार देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैपेसिटिव इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो कैपेसिटेंस चीज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है किसमें, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ये आप MCQ टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इन ए 3 फेज ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज ओपन डेल्टा है। यहाँ ओपन डेल्टा कनेक्शन, यहाँ क्या है, ओपन डेल्टा। आपको देखने जब भी डेल्टा कैसे रहता है, सपोज करो ये डेल्टा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओपन डेल्टा मतलब एक पार्ट को हटा दिए, तो ये क्या ओपन डेल्टा कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर ए प्रॉब्लम प्रोड्यूस इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका जो पहले नोट कंसीडर, तो पहला क्या होता है, कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस क्या होता है, नोट कंसीडर। तो ये कोरोना लॉस और रेडियो इंटरफेरेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हैवी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और इरेक्शन डिफिकल्टीज, ये भी सही है। इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, ये भी सही है। इंक्रीज इन सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, ये क्या है, गलत है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द फ्लक्स डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एच इन ए मैग्नेटिक सर्किट, देन व्हाट विल बी द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जब भी आएगा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ बी इंटू एच, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, तो क्या हो जाएगा BH/2, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BH/2। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, इसमें और कुछ नहीं। व्हिच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज टू मेजर डायलेक्ट्रिक लॉस एंड कैपेसिटेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो उसको बोलेंगे एस्केरिंग ब्रिज क्या करते हैं, डायलेक्ट्रिक लॉस प्लस कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज से क्या चीज़ मेजर करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज से वेरी लो रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज होता है, क्या क्या होता है, जैसे व्हाइट ब्रिज से मीडियम रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉरी फोस्टर ब्रिज होता है, जिससे भी मीडियम रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। एक केल्विन डबल ब्रिज जो वेरी लो रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। उसके बाद आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड होता है, उससे हाई रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। एक बार आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहो तो। मेगर का यूज़ करते हैं इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। जैसे रेसिस्टेंस ऑफ केबल आपको निकालना है तो मेगर के थ्रू ही निकाल सकते हैं, हाई रेसिस्टेंस वैल्यू निकालना हो। मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज से इंडक्टेंस मेजर करते हैं। और उसमें एक और है मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज जो होता है दोस्तों, उसमें आप क्वालिटी फैक्टर मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक होता है मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज, जिसे आप इंडक्टेंस भी मेजर कर सकते हो और क्वालिटी फैक्टर भी मेजर कर सकते हो 1 से 10 के रेंज के बीच में। एक होता है हेज ब्रिज जो कि हाई क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है, लेकिन सबसे स्लोएस्ट ब्रिज है इंडक्टेंस मेजर करने में, क्योंकि वो ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है। एक होता है एडर्सन ब्रिज जो कि इंडक्टेंस को मेजर करता है और क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 अगर आपको मेजर करना हो तो आप एडर्सन ब्रिज से कर सकते हो। एक होता है ऑन्स ब्रिज जिससे भी इंडक्टेंस मेजर करते हैं। उसके बाद AC ब्रिज का इस जितने भी ब्रिज में बताया अभी सब क्या है, AC ब्रिज है। उसमें एक होता है हेवी साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज, वो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस उससे मेजर करते हैं। दो है, एक हैवी साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज, एक होता है कैम्पबेल मॉडिफिकेशन ऑफ हैवी साइड ब्रिज, वो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करते हैं। एक होता है डी शॉर्टी ब्रिज जो कि कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, सुटेबल फॉर परफेक्ट कैपेसिटर। एस्केरिंग ब्रिज, आप इस यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है एस्केरिंग ब्रिज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डायलेक्ट्रिक लॉस एंड कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। एक होता है विन ब्रिज का यूज़ कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए करते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा कभी कभी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर पूछता है, ये भी मेजर करते हैं क्या, तो वाइन ब्रिज का यूज़ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर के लिए भी करते हैं, नॉच फिल्टर के लिए भी करते हैं, ऑडियो एंड हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन मतलब जो मेजरमेंट का है कौन सा ब्रिज क्या यूज करते हैं, इसके बारे में मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाओ तो आप लोग के रिक्वेस्ट से एक वीडियो बना देंगे, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
थैंक्स। 23 का दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एक ओमीटर का रीडिंग पूछ रहा, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो आर इक्वल टू 1 ओम दिया हुआ है, 1 ओम। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 ओम प्लस 1 ओम सीरीज में होगा, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 ओम। उसके बाद वो 5 ओम जैसे सपोज करो यहाँ से रिड्यूस करके मैं इसे ले आया हूँ 5 ओम। 5 प्लस 20 क्या है, पैरेलल में हो जाएगा, तो 5 इंटू 20/25 कितना हो जाएगा 4 ओम। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ओम और प्लस 2 ओम सीरीज में आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर क्या होगा 6 ओम होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलेटर शॉन इन द फिगर। तो किस टाइप का इंसुलेटर है, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि एक किसके लिए करते हैं, ये किसी भी जो स्ट्रक्चर रहता है, जो भी टावर रहता है, उसको क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, विल्सन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एज्यूम्शन दैट डैश आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ए लार्ज नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used in an urban area where the span is lower but high connectivity is required। तो कहाँ पे होगा, अर्बन एरिया में जहाँ पे स्पेन आपको कम चाहिए, ठीक है, लेकिन कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो कंडक्टिविटी आपको अगर ज़्यादा करना हो तो ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर जो है हम वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे दो, जैसे सपोज करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ले जाना है, ठीक है, और ये पोल है आपका, पोल ए और पोल बी, पोल बी। तो यहाँ से एक कंडक्टर है आपका, जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, मतलब जो कंडक्टर का लेंथ है कम यूटिलाइज करना है, डिस्टेंस कम रखना है दो पोल के बीच में से, तो वहाँ पे हम ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। किस केस में, जहाँ पे आपको ज़्यादा कंडक्टिविटी की आवश्यकता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 27, which of the following is considered as a controller in a automatic toaster system। तो यहाँ पे कंट्रोलर के बारे में पूछा है, किस टाइप का कंट्रोलर है। तो इसमें रिले होगा, क्या होगा आंसर, रिले है जो एज ए कंट्रोलर वर्क करेगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, वायर गेज का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, विद्युत प्रवाह की उस मात्रा का निर्धारण जो एक वायर सुरक्षित रूप से प्रवाहित कर सकता है, उच्च धारा से सुरक्षा, वायर के व्यास का मापन, किसी वायर के विद्युतीय प्रतिरोध और वजन का निर्धारण। वायर गेज के बारे में जानना जरूरी है। वायर गेज का यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों, वायर गेज का यूज़ करते हैं, एक प्रकार का एक डिवाइस है जिससे हम डायमीटर ऑफ ए वायर क्या करते हैं, मेजर करते हैं वायर गेज को। तो इसमें क्या होता है कि डायमीटर ऑफ वायर को, तो इसमें जो जितना भी हाई करंट प्रोटेक्शन है, हाई करंट प्रोटेक्शन को ये क्या करता है, मेजर नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उच्च धारा से सुरक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ द फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम, किस में होगा, किस पावर प्लांट में होगा, एंड मैक्सिमम इन इस। तो सिंपल सा है, सबसे मिनिमम किस में फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, ठीक है, पावर प्लांट में, और मैक्सिमम किस में पड़ेगी, आपका स्टीम पावर प्लांट में, जो कोल वेस्ट पावर प्लांट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड स्टीम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर HVDC ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, गुड वोल्टेज रेगुलेशन, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, हाई कोरोना लॉस, नो स्किन इफेक्ट। इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट, कोरोना लॉस जो होता है HVDC ट्रांसमिशन लाइन में वो कम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई कोरोना लॉस, ये हो जाएगा। हाई कोरोना लॉस नहीं होता है HVDC ट्रांसमिशन लाइन में, लो कोरोना लॉस होता है। नेक्स्ट चलते हैं, 31, which of the following protection is used for the considering the line with roads, railway tracks। तो किस टाइप का ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, गार्डिंग या अर्थिंग, क्या हो जाएगा, गार्डिंग, GORDING, गार्डिंग। गार्डिंग का मतलब क्या होता है, गार्डिंग इज ए सिस्टम दैट इज मेड टू प्रिवेंट द लाइव वायर फ्रॉम द कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द टेलीफोन या रेलवे वायर या पर्सन या जो भी एनिमल, पशु पक्षी जो लाइव वायर के थ्रू एक्सीडेंटली अगर कभी जाता है तो टच ना करे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गार्डिंग। जैसे हम ही लोग के घर पे जो पावर आता है, कभी देखते होंगे जब कोई भी जो LT लाइन है वो क्रॉस करता है रोड, तो उसके ऊपर एक कवर लगाते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, गार्डिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट है दिए गए परिपथ में टर्मिनल ए और बी पर नॉर्टन की धारा कितनी है। ए और बी पे आपका नॉर्टन की धारा मतलब करंट निकालना है। तो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हो 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 5 एम्पियर और 5 ओम का रेसिस्टेंस है, एक यहाँ पे 20 है। अगर नॉर्टन रेसिस्टेंस बोलता, सपोज करो यहाँ पे आर एन निकालने के लिए बोलता, लेकिन इसने क्या बोला, करंट आई निकालना है। नॉर्टन करंट कहाँ पे, ए और बी टर्मिनल पे। तो पहले हम आर एन निकालते। आर एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते, तो इसको शॉर्ट कर देते। तो 5 और 20 जो है क्या हो जाता, पैरेलल में हो जाता। तो आर एन इक्वल तो क्या हो जाता, 5 × 20/25, तो ये कितना हो जाता, 5 यानी 4 ओम हो जाता। लेकिन क्या पूछा है, नॉर्टन करंट के बारे में पूछा। तो करंट कैसे निकालेंगे, इसको शॉर्ट कर देते और इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर कर लेते, नॉर्टन करंट। तो आई एन इक्वल टू, अब जैसे ही इसको शॉर्ट करेंगे तो ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो करंट फ्लो करेगा ऐसे करेगा। तो आई एन इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं, आई एन इक्वल टू क्या है, 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और कितना रेजिस्टेंस है 5, तो कितना हो जाता है 10 एम्पियर। तो इसका क्या आंसर होगा, 10 एम्पियर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। 33 क्वेश्चन है, निर्वात परिपथ वियोजक का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वोल्टेज रेंज सही है। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात होती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो हमेशा मीडियम वोल्टेज को क्या करता है, मेजर करता है, मीडियम वोल्टेज रेंज के लिए अप्लीकेबल है। अब जैसे कि मीडियम वोल्टेज रेंज कभी कभी रेंज पूछ देगा, तो मीडियम वोल्टेज रेंज कितना होता है, 11 kV से लेके 33 kV तक, ठीक है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम जो सर्किट ब्रेकर हम यूज़ कर सकते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वो 72 kV तक कर सकते हैं। इसको आप याद रखिए, जो कि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 34, द स्टेट ट्रू या फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ए टोराइडल मैग्नेट हैज़ नो एयर गैप, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है द यूनिट ऑफ एमएमएफ इज वेबर पर एम्पियर, ये गलत है। देखिए एमएमएफ क्या होता है, जैसे हम लोग रिलक्टेंस के बारे में पढ़े थे, रिलक्टेंस क्या होता है, एमएमएफ पर यूनिट फ्लक्स। तो एमएमएफ को एनआई एम्पियर टर्न बोलते हैं और फ्लक्स को वेबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एमएमएफ को अगर डिनोट करें, एमएमएफ इक्वल टू क्या होता, R × 5। तो ये बिल्कुल गलत रिलेशन है। तो क्या हो जाता, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। विथ रेफरेंस टू सिंक्रोनस मोटर स्टेट ट्रू या फॉल्स फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट। परसेंटेज स्लिप इज ऑलवेज 0, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, सिंक्रोनस मोटर के रिस्पेक्ट में। दूसरा द स्पीड रेगुलेशन इज ऑलवेज 0। तो जैसे सिंक्रोनस मोटर जो है हमेशा क्या, सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, कांस्टेंट स्पीड पे ही चलता है, तो उसका स्लिप क्या होगा, 0 होगा। तो परसेंटेज स्लिप हमेशा 0 होगा। जब स्लिप 0 होगा तो आपका जो स्पीड रेगुलेशन है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं, इन ए अल्टरनेटर ए पोल पिच इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल डिग्री रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ पोल ऑन द मशीन। तो आप इसको, तो आपको पता होगा कि अल्टरनेटर में जो पोल पिच होता है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर होता है, 1 पोल पिच। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 180 इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा 180। 37 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। पहला है डीसी जनरेटर, दूसरा है ट्रांसफार्मर, तीसरा है हॉट प्लेट और चौथा है एसी जनरेटर। जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जैसे डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर, सब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। लेकिन यहाँ पे हॉट प्लेट क्या है, इस पे काम नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉट प्लेट। नेक्स्ट, जब एक प्रत्यावर्तित की गति को 3000 आरपीएम से 1500 आरपीएम में परिवर्तित किया जाता है तो प्रति फेज उत्पन्न ईएमएफ कितना हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ अल्टरनेटर की बात की गई कि स्पीड ऑफ अल्टरनेटर जो है पहले 3000 आरपीएम पे था, अब उसको 1500 आरपीएम पे चला रहे हैं। तो उसका ईएमएफ क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितना जनरेट करेगा पहले की तुलना में, जब 3000 पे था अब 1500 हो गया। तो दोस्तों इसका जो सिंपल है, आप जो ईएमएफ जनरेट करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है रोटेशनल स्पीड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो पहले क्या था, ईएमएफ 3000 था, तो स्पीड क्या था n1 सपोज कीजिए। अब कितना हो गया, 1500 हो गया, तो स्पीड क्या हो गया n2।
तो इसका रेशियो निकाल सकते हैं 3000/1500 इक्वल टू N1/N2। मुझे निकालना क्या है, N2 निकालना है। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू N1/2। तो पहले के स्पीड से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, हाफ, आधा। नेक्स्ट है दोस्तों 39 में बोल रहा है ACSR। अब ACSR क्या है, ACSR जो है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड केबल, या जो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो उसकी विशेषता पूछ रहा है, इसमें से इसकी क्या विशेषता है। तो इसका जो दोस्तों होता है, इसका उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसी की होती है, ACSR कंडक्टर की, जो कि मोस्टली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। ACSR कंडक्टर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च आंतरिक सामर्थ्य या हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है इफ़ ए वोल्टेज अप्लाई फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पेसिमेन इंक्रीज रैपिडली टू एन अपर लिमिट नॉन एज इंट्रिंसिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है ताप विद्युत संयंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राख प्रहस्तन आस हैंडलिंग सबसिस्टम में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर। ये क्या करता है, इसका यूज क्या है, ये जो है जो आस को हैंडलिंग करने में क्या करता है, थर्मल पावर प्लांट में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेट होता है, जो भी आस प्रोड्यूस होता है 10 to 20% ऑफ द टोटल कोल में जो भी होता है, उसको क्या करता है, उससे जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर में जाता है ताकि एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे, इसलिए इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर को, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए पैरेलल ग्रुप्स क्लैंप्स। पहला है बाइंडिंग क्लैंप, टी क्लैंप, पीजी क्लैंप और बाइंडिंग। यहाँ पे देखो पी ग्रुप्स क्लैंप बोल रहा था, पीजी क्लैंप होगा। पीजी का मतलब ही होता है पैरेलल ग्रुप्स। नेक्स्ट 43, व्हाट इज़ द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय मोटर इफ़ द टोटल पावर इज 400 वोल्ट एम्पियर विथ 0.5 पावर फैक्टर। तो आपका कितना है, कम्प्लेक्स पावर या अपरेंट पावर दिया हुआ है 400 वोल्ट एम्पियर और पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू दिया हुआ है कितना 0.5, ठीक है। और एक्टिव पावर निकालना है P, एक्टिव पावर निकालना है। तो एक्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है, cos फाई इक्वल टू क्या होता है P/S। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, S कितना है 400 इंटू cos फाई क्या है 0.5, तो कितना हो जाएगा 200 वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 वाट। 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर में बी ऑपरेटेड ऑन DC एंड AC। दोनों पे कौन सा मोटर हम चला सकते हैं एट सेम स्पीड एंड आउटपुट, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, जो AC DC दोनों पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोसॉइडल वोल्टेज है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना वोल्ट, फाइंड द पीक टू पीक वोल्टेज। कोई भी साइनोसॉइडल वोल्टेज है वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 110 वोल्ट, तो उसका पीक टू पीक वोल्टेज निकालना है। तो साइनोसॉइडल है तो सबसे पहले आप साइनोसॉइडल वेव फॉर्म अगर आप इसका बनाते हैं साइनोसॉइडल, ठीक है, ये सपोज लो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पे 110 है वोल्ट और यहाँ पे -110 वोल्ट है। लेकिन फाइंड द पीक टू पीक, पीक क्या है 110 और यहाँ पे क्या है -110। अगर ये दोनों के बीच का अगर वोल्टेज मेजर करें 110 + 110 कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। कितना होगा इसका आंसर 220 वोल्ट। पीक टू पीक वोल्टेज पूछ रहा है इसलिए, ठीक है। सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू दिया है तो पीक टू पीक आपके कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज RLC सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर का कंडीशन क्या है, सीरीज RLC सर्किट के बारे में पूछा है। तो पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा, तो दोस्तों यूनिटी तब होगा जब आपका XL = XC होगा, तब पावर फैक्टर यूनिटी होगा। क्यों, यूनिटी पावर फैक्टर का कंडीशन है कि जो सर्किट होना चाहिए प्योरली रेसिस्टिव नेटवर्क होना चाहिए। सपोज करो RLC है तो अगर उसका Z = लिखें √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। अब देखो √R² + XL - XL और XC इक्वल है तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या होगा Z = R। तो सर्किट कैसा हो गया, रेसिस्टिव इन नेचर हो गया, तो क्या होगा पावर फैक्टर यूनिटी। तो क्या कंडीशन होगा XL = XC।
4 identical resistors are connected in series. If the equivalent resistance of series connected is 500 ohm, find the value of each resistance. Connected है 4 तो 4 R इक्वल टू डायरेक्ट कर दो 500, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 500/4 तो 125. सिंपल है, 125 ओम आंसर हो जाएगा. 48 द मैक्सिमम परमिसिबल करेंट थ्रू ए रसिस्टर इज इतना एम्पियर 250 मिली एम्पियर. इफ़ द रसिस्टर इज रेटेड एज R ओम 0.5 वाट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R. तो अब R पूछ रहा है कितना होगा, तो क्या होता है P इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर इंटू R. ये फार्मूला आपको पता है पावर लॉस का. तो I दिया हुआ 250 स्क्वायर, इसको 250 स्क्वायर और मिली एम्पियर में है तो 1/1000 का क्या हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर कीजिए क्योंकि एम्पियर में मैंने कन्वर्ट कर दिया. और रेसिस्टेंस आपको निकालना है और 0.5 वाट आपका दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या होगा 0.5 इक्वल टू 250 इंटू 250 तो एक कट जाएगा तो कितना होगा 1/1000 इंटू 1/1000 इंटू 250 इंटू 250 इंटू R. एक काट दो आप 4 से, ये भी 4 से, 4 इंटू 4 16 इंटू 0.5 तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ओम. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट है 49 HV इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना महत्वपूर्ण है जहां गैर समान क्षेत्र अपरिहार्य हैं. इसका मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज इम्पॉर्टेंट इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग वेयर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज अवॉइडेबल. तो उसको क्या बोलते हैं कोरोना. नेक्स्ट चलते हैं 50 निम्नलिखित आकृति में से दर्शाए गए विद्युत वेल्डिंग के प्रकार की पहचान कीजिए. यहाँ पे दिखाया गया है कि 21 टाइप का वेल्डिंग मशीन है, इसको आइडेंटिफाई करना है. तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप देखो यहाँ पे वेल्ड कहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे देखो ये मेटल प्लेट पीसेस है, इसको वेल्ड कर रहा है. जब भी इस पॉइंट टाइप का देखा, जैसे सपोज करो एक यहाँ पे इस टाइप का है और यहाँ पे इस टाइप का, इसको वेल्ड करना है इस पार्ट को. तो यहाँ पे डॉटेड लाइन अगर दिखे तो इसको बोलते हैं सीम वेल्डिंग. क्या है, डायरेक्ट नहीं देखना, डायरेक्ट चलिए आप क्वेश्चन क्या पे हो जाएगा यहाँ सीम वेल्डिंग. इसका आंसर क्या होगा सीम वेल्डिंग. और स्पॉट वेल्डिंग में एक स्पॉट को सिर्फ वेल्ड करते हैं. सपोज करो कि ये मेटल है और यहाँ पे एक मेटल है, इसके बीच को वेल्ड करना. तो यहाँ पे कौन सा वेल्डिंग अप्लाई करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग. नेक्स्ट है दिए गए नेटवर्क के लिए H प्रचाल Y11 ज्ञात करें. Y11 ज्ञात करना है. यहाँ पे दिया हुआ है सर्किट. इस सर्किट का पहले क्या करना पड़ेगा आप देख सकते हो, Y11 निकालना है. ठीक है, Y मतलब एडमिटेंस पैरामीटर निकालना है. तो एडमिटेंस पैरामीटर का क्या होता है I1 I2, इसको आप याद रखिए. ठीक है, I1 I2 इक्वल टू क्या होगा Y11 Y12 Y21 Y22. यहाँ पे I1 I2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 एंड V2. ये क्या है एडमिटेंस पैरामीटर. इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो Y11 I1 V1 प्लस Y12 V2. सिमिलरली I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2. अब दोस्तों मुझे क्या निकालना है Y11 निकालना है. Y11 अगर यहाँ पे निकालना हो तो मुझे V2 क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, तभी जाके I1 V1 निकालेंगे. तो क्या करना पड़ेगा V2 इक्वल टू 0. V2 इक्वल टू 0 मतलब आउटपुट वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज 0 कब कर सकते हो जब आउटपुट वोल्टेज को शॉर्ट करोगे. ये सपोज करो कि इनपुट है और ये आउटपुट है, तो इसको 0 करना तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा. शॉर्ट करोगे तो 8 ओम क्या हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा. तो ये क्या है, ये भी शॉर्ट हो जाएगा 8 ओम. तो आपका जो कितना रेसिस्टेंस बचा, ये 4 बचा और क्या बचा 2 बचा. तो आपको निकालना क्या है Y1 इक्वल टू I1/V1 निकालना है. ठीक है, तो आप I1/V1 कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ. तो उसके बाद आपका देखो 2 ओम और 4 ओम क्या है दोस्तों, ये तो क्या हो गया शॉर्ट हो गया. 2 ओम और 4 ओम क्या होगा पैरेलल में होगा. तो क्या होगा रेसिस्टेंस, अगर इनपुट से देखेंगे, इनपुट टर्मिनल से अगर रेसिस्टेंस देखेंगे तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6. तो 2 इंटू 4/6 तो इसका कितना होगा 8/6. 8/6 को क्या लिख सकते हो 4/3. तो कितना हो गया रेसिस्टेंस R इक्वल टू R इनपुट रेसिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू 4/3 ओम. अब मुझे क्या लिखना है एडमिटेंस पैरामीटर में लिखना है और इनपुट टर्मिनल 1 मतलब इनपुट. तो 1/R
इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इनपुट इक्वल टू यही तो मुझे निकालना है I1/V1, तो डायरेक्ट 1/R करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, तो कितना हो जाएगा 0.75, क्योंकि एडमिटेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा सीमेंस। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 52 ABCD कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज इम्पीडेंस, यहाँ पे दिया हुआ 1863 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन बी पैरामीटर। तो ABCD पैरामीटर को इक्वल टू ऐसे कर दो 1863। अब B इक्वल टू क्या है, यहाँ पे B इक्वल टू 8 है। अगर डीप C पूछता तो 6 होता, लेकिन B पूछा एग्जाम में, आंसर क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इन जूल पर कूलम। जूल पर कूलम में क्या चीज़ को मेजर करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस को जूल पर कूलम में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा 54, फ्यूज या चालक के एक या एक से अधिक फेजों से पिघलने से क्या होता है, डबल लाइन से भूमि दोष, लाइन से लाइन दोष, श्रेणी क्रम दोष या सिग्नल लाइन से भूमि दोष। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ फ्यूज या कंडक्टर इन ए वन या मोर फेजेज काउज क्या होगा, सीरीज ऑर्डर फॉल्ट होगा, क्या होगा श्रेणी क्रम दोष, सीरीज ऑर्डर फॉल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय नो इरिटेटिंग नॉइज एंड लो रेडिएशन लॉसेस। पहला ऑप्शन है हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, तीसरा है लेस फ्लोर एरिया, बेटर वर्किंग कंडीशन। क्या होगा इसका आंसर, एडवांटेज इलेक्ट्रिकल हीटिंग का क्या है, नो इरिटेटिंग नॉइज, नो लो रेडिएशन, तो क्या होगा बेटर वर्किंग कंडीशन, बहुत ही सेफ इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग कंडीशन भी सही रहता है और इसमें क्या होता है पोल्यूशन फ्री होता है, इन्वायरमेंट के लिए किसी भी प्रकार का इशू नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सिंगल बस बार सिस्टम इज शोन इन द एबव फिगर। तो यहाँ पे ये फिगर देखो, यहाँ पे दिया इस टाइप का, तो यहाँ पे क्या जब भी इस टाइप का हो तो इसको क्या बोलते हैं आइसोलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइसोलेटर। तो इसका आंसर क्या होगा आइसोलेटर। और आइसोलेटर जो होता है दोस्तों किसी भी सर्किट को, ठीक है, फॉल्ट से नहीं बचाता, एमसीबी बचाता है। एमसीबी क्या होता है कि जैसे ही एक सेट ऑफ लिमिट रहता है करंट का, उससे जैसे एक्सीड करेगा तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, लेकिन आइसोलेटर के केस में ऐसा नहीं होता है। सपोज करो कि कहीं पे फॉल्ट हो गया, अगर आप वहाँ पे हो तो आइसोलेटर को आप आइसोलेट कर दीजिए तो फॉल्टी सेक्शन अलग हो जाता है लाइव सेक्शन से, ठीक है। लेकिन जो सर्किट ब्रेकर होता है वो कम्प्लीटली सिस्टम को बचाता है। अब सर्किट ब्रेकर भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एक होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, एक होता है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अलग अलग टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है और सबका अलग अलग यूजेज है। 57 इन ए सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एयर गैप इज। तो क्या कैसा होता है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एयर गैप में, नॉन यूनिफॉर्म होता है। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन जो होगा एयर गैप में नॉन यूनिफॉर्म नेचर होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इसमें क्या हो जाएगा रेंडम, जो यूनिफॉर्म में नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा रेंडम। 58 फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनोसॉइडल करंट वेव द मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ 100 एम्पियर, फाइंड द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होगा IRMS इक्वल टू हाफ वेव के केस में क्या होगा IM बाई 2। तो IM कितना दिया है आपका मैक्सिमम करंट दिया हुआ 100/2, तो कितना हो जाएगा आंसर 50 एम्पियर। अब जैसे अगर IRMS अगर आपको निकालना हो हाफ वेव का IRMS, तो उसको आप इस फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हो IRMS इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है। उसके बाद रेंज होगा 0 से पाई, IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, और ये पूरे का क्या हो जाएगा रूट कर लीजिए या 1/2 कर लीजिए। जैसे क्या होता है कि कोई भी हाफ वेव पूछ रहा है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव है, तो पूरे कंप्लीट साइकिल में सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल क्या है 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो ये रेंज हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, इस तरह से। तो मुझे एक कंप्लीट साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में 0 से 2 पाई के रेंज में लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे IM हो गया मैक्सिमम करंट, तो अगर इसको लिखना हो तो इसको आप IRMS इस तरह से लिख सकते हो, 2 पाई तक रेंज में लेते हैं, इसलिए 1/2 पाई, और 0 से पाई के रेंज में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, जो IM दिया हुआ मैक्सिमम करंट।
तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इस फॉर्मूला पे आप जब करेंगे तो आपका जो IM/2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वायल हैज ए हाईएस्ट ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ? केबल वायल, सिलिकॉन वायल, ट्रांसफार्मर वायल और कैपेसिटर वायल। सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ किस वायल का होता है? पहला चलते हैं केबल वायल के बारे में, ठीक है। केबल वायल का जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होता है 40 to 60 kV/mm होता है, ठीक है। और सिलिकॉन वायल का क्या होता है? सिलिकॉन वायल का 60 to 100, एक रेंज में लिख दे रहा हूँ, kV/mm। उसी तरह आपका ट्रांसफार्मर वायल का 30 to 50 होगा kV/mm। और आपका जो कैपेसिटर वायल होता है 50 to 70 kV/mm होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पूछा, तो आप देख सकते हो हाईएस्ट किस में होता है? सिलिकॉन वायल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन वायल। नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करेंट इन ए सर्किट इज 30 एम्पियर। व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस करेंट एट 30 डिग्री? IM आपका दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 30 एम्पियर। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस करंट को लिखना हो IT इक्वल टू क्या लिखते हैं? IM साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी या अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री। तो पुट कर दीजिए 30 साइन ओमेगा टी क्या है? 30 डिग्री। तो 30 इंटू साइन 30 का मान 1/2, तो कितना हो जाएगा? 15 एम्पियर। कितना होगा आंसर? 15 एम्पियर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 एम्पियर। तो दोस्तों टोटल मैंने 60 क्वेश्चन इस पार्ट 1 में करवाया हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका वो पार्ट 2 का आएगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है उसको उस वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स।